हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू दृष्ट एजुकेशन। मैं ज़रीन आफरीन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, है ना। और मैंने पिछली क्लासेस में एंशियंट हिस्ट्री के एक हड़प्पा सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन एंड उसके कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए हैं, ठीक है। और हड़प्पा और वैदिक पीरियड में जो अंतर था, ठीक है, जो डिफरेंस था उसको भी बताया है। सो आई होप आप लोगों को सारी कुछ अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है गाइज। तो आज की क्लास में हम मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की, ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड थी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की, ठीक है गाइज। तो आज से मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और मॉडर्न ख़त्म करने के बाद हम एंशियंट जो हमारा छूटा हुआ है वो सारा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम मिडाइवल हिस्ट्री करेंगे, ओके। तो आज की क्लास जो है हमारी वो मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी सबसे पहले यूरोपियों का आगमन हुआ, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, ठीक है गाइस। तो मेरी अगर प्रीवियस क्लास जिसे नहीं देखी हो वो जाके देख सकते हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। मैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप सब जाके देख लेना, ठीक है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और जो न्यू है वो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करना ताकि ये क्लास अदर तक भी पहुंच जाए, ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। एक एक करके पूरा मैं कंप्लीट करवा देती हूँ, पहले क्या क्या पढ़ेंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर इंडिया में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, स्टार्ट हम करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन, ठीक है। कैसे कैसे हुआ, जैसे कि सबसे पहले पुर्तगीज़ आए, है ना। फिर डच आए, इंग्लिश आए, डैनिश आए, फ्रांसीसी आए। तो उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सेकंड है द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुग़ल एम्पायर, तो मुग़ल साम्राज्य का जो पतन था उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। राइज एंड फॉल ऑफ रीजनल स्टेट, जो क्षेत्रीय राज्य हुए हैं, ठीक है, उनका उदय और उनका पतन कैसे हुआ, जैसे कि अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, ठीक है, बड़ौदा, ये सारे रीजनल स्टेट्स थे। कन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स की पॉलिसी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अगला है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसीज़, ब्रिटिशों का प्रशासन और उनकी राजनीति, जैसे कि 1757 से 1857 ईस्वी तक। देखिए 1757 में सबसे पहले प्लासी की लड़ाई स्टार्ट होती है, ठीक है। प्लासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में, जिसके बाद वहाँ का जो दीवानी अधिकार होता है, ठीक है, बंगाल में होती है ये। तो बंगाल का जो दीवानी अधिकार होता है वो अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाता है। इसके बाद जो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है गाइस। तो उसके बाद पूरी तरह से दीवानी अधिकार जो होता है वो सारा अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाता है। तो यहाँ से ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी होती है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। और 1857 ईस्वी तक। उसके बाद फिर जो विद्रोह होता है, मतलब लोगों का विद्रोह होता है कब, 1857 में। आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा गाइस, ठीक है। तो जब ये चीज़ हम करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी, ठीक है। तो अगला हम देखेंगे सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें बहुत सारे आंदोलन हुए हैं गाइस। इसके अंदर हम जैसे कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने करी थी, ठीक है। 1875 में प्रार्थना समाज हो गया, जो 1867 में की गई थी, ठीक है। एक यंग बंगाल मूवमेंट हो गया, सत्यशोधक समाज, वैक्यूम सत्याग्रह, आत्मसम्मान आंदोलन, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ मुस्लिम्स के भी सुधार आंदोलन हुए, जैसे कि वहाबी आंदोलन हो गए, अहमदिया आंदोलन हो गए, देवबंद आंदोलन हो गए, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो अगला देखिए द रिबेलियन इन द ब्रिटिश एरा, ब्रिटिश काल में, मतलब जब ब्रिटिशों का की पॉलिसीज जो स्टार्ट हुई थी उसके बाद जितने भी विद्रोह हुए, ठीक है गाइस।
जैसे कि अगर झारखंड की बात की जाए तो मुंडा विद्रोह हो गया, ठीक है, एक रमोसी विद्रोह हो गया। महाराष्ट्र की बात की जाए तो और एक खासी विद्रोह हो गया, मणिपुर या नागा विद्रोह हो गया, बहुत फेमस विद्रोह गाइस। सबसे ज़्यादा फेमस विद्रोह हो गया एक नील विद्रोह हो गया, ठीक है, जो 1859 टू 60 में हुई थी। तो इन सब के बारे में हम इस टॉपिक्स में बात करेंगे, ठीक है। अगला देखिए 1858 टू 1885 से मतलब तक ब्रिटिश ऑफ नेशनलिज्म। देखिए मतलब इसमें राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, जैसे कि 1857 में विद्रोह हुआ था, उसके बाद 1858 में एक एक्ट आया था, ठीक है, ब्रिटिश सरकार की ओर से एक एक्ट आया था जिसके द्वारा बहुत सारे काम किए गए, ठीक है। अभी नॉर्मल मैं आप लोग को बता देती हूँ कि इसके द्वारा जो गवर्नर जनरल था उसे वाइसराय बना दिया गया, है ना। और मतलब भारतीयों के साथ भी कुछ, मतलब भारतीयों के लिए भी कुछ कानून बनाए गए, ठीक है गाइस। अगला देखिए, और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई, जब मैं हम इसको करेंगे तब मैं आप लोग को बताऊंगी। देखिए अगला है 1885 से 1905, ठीक है, फेज़ ऑफ मॉडरेट मीन्स उदारवाद का चरण। देखिए सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है। और 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक जो फेज़ था, जो चरण था, वो उदारवाद का चरण था। क्यों? क्योंकि इसमें जो नेता हुए हैं वो लोग अपनी शिकायत, मतलब अपनी जो मांगे थी वो अंग्रेज़ों को याचना के थ्रू, एप्लीकेशंस के थ्रू, ठीक है, मीन्स भूख हड़ताल करके, ठीक है, इन सब उपाय से किया करते थे। तो ये जो फेज़ था वो मॉडरेट मीन्स उदारवाद का चरण था, ठीक है, उदारवाद का चरण। इसको याद रखना गाइस, उदारवाद का चरण कब से कब तक था, तो 1885 से 1905 ईस्वी तक था। तो अगला देखिए 1905 से 1919 ईस्वी तक था एक्सट्रीमिस्ट फेज, ठीक है, ये उग्रवाद का चरण था, ठीक है। जब मैं आप लोगों को करवाऊंगी तो ये फेज़ कैसा है, इसमें कौन कौन से नेता थे, वो क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। देखिए जैसे कि अगर उदारवाद में अगर हम देखें, मॉडरेट में हम देखें तो उसमें फिरोज शाह मेहता हो गए, बदरुद्दीन तैयब जी हो गए, ठीक है, दादा भाई नौरोजी हो गए, मतलब ऐसे बहुत सारे नेता, मतलब ये सारे नेता जो थे वो सारे उदारवाद की दृष्टि में आते हैं। और अगर उग्रवाद की बात की जाए, जो नेता हुए हैं, देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि उग्रवाद का चरण कैसे आया। तो सबसे पहले देखिए 1905 ईस्वी में एक कांग्रेस का सूरत सेशन हुआ था, ठीक है, सूरत में एक अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष चुनने में काफ़ी विवाद हो गया था, ठीक है गाइस। उसमें जो उदारवाद वाले लोग थे वो लोग चाहते थे कि रास बिहारी बोस को उसका अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन जो उग्रवाद वाले लोग थे वो लोग चाहते थे कि लाला लाजपत राय को उसका अध्यक्ष बनाया जाए। परंतु लास्ट में क्या हुआ कि रास बिहारी बोस को बनाया गया अध्यक्ष। तो उसी के दौरान जो कांग्रेस था वो दो चरणों में बढ़ गया था गाइस, ठीक है, एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट, एक उदारवाद और एक उग्रवाद, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना। उग्रवाद में जैसे कि सबसे फेमस नाम है लाल बाल और पाल, ठीक है, एक लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये लोग बहुत ज़्यादा फेमस है गाइस। और एक अरविंद घोष, ये भी उग्रवादी नेता में ही आते हैं, ठीक है। तो ये दो चरणों में बटा था। और अगला देखिए तो 1939 टू 1947 में द फेज ऑफ ट्रांजिशन ऑफ पावर, मतलब सत्ता में संक्रमण का आचरण। मीन्स देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि 1939 में आप लोगों को पता होगा कि द्वितीय वर्ल्ड वार जो था वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद से जितनी भी चीज़ें हुई, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध जब स्टार्ट हुआ उसके बाद ये द्वितीय तीन गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, एक रॉलेट एक्ट आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे धीरे धीरे डेट वाइज, ठीक है। और लास्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, महात्मा गांधी हो गए, उनकी पूरी जीवनी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उन सबसे भी काफ़ी क्वेश्चन बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो इन मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर इन इंडिया, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, भारत में यूरोपियों का आगमन। देखिए इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये पढ़ने में ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले देखिए कि क्या था कि जो ब्रिटिशर्स आए थे, मतलब जो यूरोपियंस आए थे, अगर यूरोपियंस में देखा जाए तो आप लोगों को याद रखना गाइस इसको सीरियल वाइज कि सबसे पहले कौन आया था। सबसे पहले अगर आया था तो वो पोर्तुगीज़ आए थे गाइस, ठीक है। सबसे पहले जो थे वो
पुर्तगीज़ आए थे। और अगर सेकंड नंबर में देखा है तो पुर्तगीज़ के बाद जो थे वो डच आए थे, उसके बाद इंग्लिश आए थे। ठीक है गाइस, उसके बाद इंग्लिश आए थे, उसके बाद डैनिश, और उसके बाद फ्रेंच मीन्स फ्रांसीसी। ठीक है, तो इसको भी याद करने का एक ट्रिक है गाइस। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, पूरा लाइन से आप लोगों को बताना है कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था। ठीक है, तो इसको आप पीडीएफ से याद रख सकते हो गाइस। पीडीएफ तो आप लोग जानते होंगे पीडीएफ। ठीक है, पुर्तगीज़, डच, पीडीएफ। ठीक है, ई साइलेंट है, पीडीएफ। पुर्तगीज़, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, इसके बीच में डैनिश। ठीक है, इसके बीच में डैनिश का उतना नहीं पूछता है, इसीलिए तो इसे आप ये पीडीएफ से याद रख सकते हो। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि सबसे पहले जब अंग्रेज़ों का भारत में आगमन होता है, जब अंग्रेज़ भारत में आते हैं तो उस समय जो मुग़ल होते हैं, ठीक है, मुग़ल साम्राज्य होता है वो एक केंद्रीय शक्ति होती है गाइस। ठीक है, जो मुग़ल्स होते हैं वो एक केंद्रीय मतलब पूरे सेंट्रल में एक जो मेन शक्ति होती है वो मुग़ल होती है। ठीक है, तो जो अंग्रेज़ होते हैं वो इस मेन शक्ति को ही तोड़ने की कोशिश करते हैं, और वो लास्ट में तोड़ते कब, 1857 में। सबसे लास्ट शासक हुए थे बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, तो उस 1857 के विद्रोह में उन्होंने भी भाग लिया था। तो लास्ट में क्या होता है कि उनको रंगून भेज दिया जाता है। ठीक है, उनके जितने भी औलाद होते हैं, जितने भी बेटे होते हैं, उनके सामने उन सबको मार करके उन्हें रंगून भेजा जाता है पेंशन पे। ठीक है, तो सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, मुग़ल्स को हटाते हैं अपने रास्ते से। देखिए, तो सबसे पहले जो भारत में जितने भी राज्य हैं उसे हमें 3 चरणों में लेकर के पढ़ना पड़ेगा, तो वो पहले आप लोग समझ लो। ठीक है, तो पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो उत्तराधिकारी राज्य। ठीक है, उत्तराधिकारी राज्य। देखिए गाइस, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब अंग्रेज़ों का आगमन होता है तो जो मुग़ल साम्राज्य था वो एक केंद्रीय शक्ति होती है, लेकिन जो अंग्रेज़ आ जाते हैं उसके बाद जितने भी राज्य होते हैं, ठीक है, वो सब छोटे छोटे टुकड़ों में बँट जाते हैं, सब अब खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो उत्तराधिकारी राज्य में जो आ जाएगा वो सबसे पहले आएगा बंगाल। इसको याद रखना, बंगाल जो आएगा वो सबसे पहले आएगा। बंगाल के जो संस्थापक थे वो थे मुर्शिद कुली खान। कौन थे? मुर्शिद कुली खान। और उसके बाद जो आ जाएगा वो आ जाएगा हैदराबाद। ये सारे स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गए। ये हम जब क्षेत्रीय राज्य पढ़ेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगी। जो हैदराबाद था उसकी स्थापना करी थी वो निजामुल मुल्क ने। निजामुल मुल्क ने की थी। इसे चिनकलीस खां भी कहते हैं या आसफ जा भी कहते हैं। ठीक है, और एक था अवध। ये तीनों जो स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अवध की जो स्थापना की थी वो की थी सआदत खान। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस कि इन सब की स्थापना किसने की थी और कब की थी। ठीक है, तो देखिए बंगाल की स्थापना हुई 1717 ईस्वी में, और हैदराबाद की स्थापना हुई 1724 में। प्लीज़ आप लोग राइट डाउन करते जाना अपनी नोट्स में। और अवध की जो स्थापना हुई है वो है 1722 ईस्वी में। तो ये सारे जो थे वो उत्तराधिकारी राज्य में आते हैं गाइस। ठीक है, अगर अगला हम देखें तो अगला है विद्रोही राज्य। ठीक है, मतलब जो हमेशा विद्रोह करते रहे, मतलब जिनकी मुग़लों से हमेशा लड़ाई होती रहती थी। ठीक है, हमेशा विद्रोह करते थे। तो विद्रोह राज्य में जो आ जाएगा सबसे पहले एक तो मराठा। ठीक है, ये विद्रोही राज्य थे, हमेशा आक्रमण मतलब हमेशा झगड़ा होता रहता था इनके मुग़लों के साथ। एक है सिख, ठीक है, एक है जाट और अफ़गान। जाट और अफ़गान। एक है फर्रुखाबाद।
और रोहेलखंड, ठीक है, एक रोहेलखंड। तो इसे आप लोग याद रखना कि ये जो राज्य हैं, ठीक है, ये जो स्टेट है वो विद्रोही राज्य की कैटेगरी में आते हैं। तो अगला हम देखते हैं, अगला जो हम पढ़ेंगे वो स्वायत्त राज्य पढ़ेंगे, ऑटोनोमस स्टेट, स्वायत्त राज्य। देखिए स्वायत्त राज्य जो थे, देखिए ऐसे जो राज्य थे वो मतलब स्वतंत्र तो थे लेकिन अपनी कुछ पॉलिसीज़ के लिए मुगलों पर निर्भर करते थे, ठीक है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे। तो ऐसे राज्य में कौन कौन से आ जाएंगे, तो ऐसे राज्य में आ जाएंगे एक तो राजपूत, ठीक है, राजपूत स्वतंत्र तो थे लेकिन अपनी कुछ पॉलिसीज़ के लिए मुगलों पर डिपेंड थे। एक मैसूर और एक ट्रावणकोर, ठीक है, एक ट्रावणकोर। तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा गाइस, सबसे पहले हमने पढ़ा एक तो उत्तराधिकारी राज्य थे, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एक उत्तराधिकारी राज्य थे, एक जैसे कि बंगाल, हैदराबाद और अवध, ठीक है, जो कि अंग्रेज़ों के आने के बाद छोटे छोटे राज्यों में टूट जाती है, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा एक विद्रोही राज्य थे, ठीक है, एक विद्रोही राज्य थे जो कि हम जिसकी लड़ाई हमेशा मुग़लों से होती रहती थी, जैसे कि मराठा हो गए, सिख हो गए, जाट या अफ़गान हो गए, फ़र्रुखाबाद और रोहेलखंड, ठीक है। और एक हमने पढ़ा एक स्वायत्त राज्य, एक ऑटोनोमस स्टेट था जो मतलब स्वतंत्र तो थे लेकिन इसकी लेकिन अपनी कुछ पॉलिसीज़ के लिए वो मुग़लों पर निर्भर करते थे, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या क्या हमने पढ़ा, जैसे कि एक तो राजपूत थे, एक मैसूर थे और एक ट्रावणकोर थे। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। तो अब हम चलते हैं, अब देखिए, अब आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया कि भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ। तो जैसे कि अभी हमने बताया कि देखिए 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब की जब मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उसके बाद देखिए औरंगज़ेब के पहले जितने भी शासक आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा बहादुर, काफ़ी ज़्यादा अच्छे शासक हुए थे, ठीक है गाइस। और औरंगज़ेब के बाद जितने भी शासक आए थे वो सारा काफ़ी ज़्यादा मतलब लूज़ शासक थे, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर शासक हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो मुग़ल सम्राट जो थे औरंगज़ेब, उनकी मृत्यु के बाद जितने भी शासक हुए काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे। तो उसका लाभ उठा करके, उसका फ़ायदा उठा करके जितने भी राज्य थे, ठीक है, छोटे छोटे राज्य थे, वो अपने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं और उसी का फ़ायदा उठाकर लास्ट में यूरोपियों का आगमन होता है ना। और शुरू में आप लोगों को पता होगा गाइस कि जो यूरोपियों का आगमन था वो सबसे पहले तो व्यापार के लिए हुआ था, ठीक है, लेकिन वो लोग धीरे धीरे व्यापार करते करते यहाँ पे शासन करने की सोचने लगे। तो हम पहले देखते हैं, देखिए भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने थे, ठीक है, ये आप लोग याद रखना चाहिए। जो भारत का संबंध है यूरोप के साथ वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, ये कोई नया बात नहीं है कि मॉडर्न में जो ये यूरोपियों का आगमन हुआ वो कोई न्यू है। देखिए मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक वर्गों से चलता था, ठीक है। तो देखिए अब हमें ये चीज़ पता करना है कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनी थी कि जिसके वजह से यूरोपियों को ये छोड़ करके मतलब कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनी कि यूरोपियों को एशिया से व्यापार के लिए मतलब फिर से नए मार्गों की खोज करनी पड़ी, ठीक है। मीन्स सबसे पहले अगर आप लोग देखो तो कोलंबस भी खोज में निकला था जो कि अमेरिका पहुंच गया था, ठीक है। उसके बाद ये वास्को डी गामा जिसने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। तो ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनी थी जिसकी वजह से उन लोगों को फिर से नए मार्ग की खोज करनी पड़ी, तो वो चीज़ हम देखते। देखिए तो क्या हुआ कि जब 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर को जीत लिया, ठीक है, उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर को जीत लिया और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तो पूर्व और पश्चिम के बीच के पुराने व्यापारिक मार्ग किसके अंडर में आ गए गाइस, तुर्कों के अंडर में आ गए। और इस तरह पूर्वी देशों और यूरोप के बीच पारंपरिक व्यापारिक मार्ग पर अंकुश लग गया, मीन्स रुक गया, ठीक है। इसको आप लोग को अच्छी तरह समझना है गाइस। तो देखिए तो आप लोग मैप के थ्रू समझिएगा। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तुर्की है, ठीक है गाइस, और ये है इंडिया, आप लोग अच्छे समझिए, ये है अमेरिका, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ कि 1453 ईस्वी में, कब 1453 ईस्वी में क्या हुआ कि उस्मानिया सल्तनत ने किस पे एक एशिया माइनर को, इस पूरे एरिया को, और एक कुस्तुनतुनिया,
ठीक है, एक कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, मतलब अरबों का अधिकार हो गया था, आक्रमण किया था तो अरबों का अधिकार हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी स्टेट्स थे, इधर देखिए इधर पुर्तगीज़ लोग जो थे, मतलब वो इनका जो मतलब डायरेक्ट यहाँ से आने का रास्ता तो क्लोज़ हो गया। ठीक है, डायरेक्ट अगर ये लोग स्थल से अगर आते तो यहाँ पे ये डायरेक्ट आ सकते थे, लेकिन यहाँ का मार्ग क्लोज हो गया। कैसे? क्योंकि यहाँ पे अरबों का अधिकार हो गया था। तो अब क्या हुआ कि अब उन लोगों को नए मार्ग की खोज करनी पड़ी। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो अब ये लोग क्या किए, अब ये लोग समुद्र के रास्ते से नई खोज में निकल गए, खोज करने के लिए, भारत की खोज में। ठीक है, ये हम जब आगे पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो क्या हुआ, इसका परिणाम हम देखते हैं। देखिए, जब 1453 ईस्वी का जो परिणाम हुआ था, ठीक है, एक एक यही रीज़न नहीं था गाइस, नए मार्ग की खोज करना। ठीक है, इसके बहुत सारे रीज़न थे। अगर एक हम देखें तो एक था पुनर्जागरण। ठीक है, एक था पुनर्जागरण, एक था प्रबोधन का होना। ठीक है, और उसके बाद जोग्राफिकल डिस्कवरीज। जोग्राफिकल डिस्कवरीज। ठीक है, देखिए, तो ये चीज़ आप लोगों को समझना है कि वहाँ पे प्रबोधन और पुनर्जागरण कैसे वहाँ पे आया। ठीक है, तो देखिए, ईस्ट यूरोप जो था, ठीक है, ईस्ट यूरोप में अरब का कब्ज़ा हो गया था। उसके बाद वहाँ के जितने भी लोग थे, ठीक है, जितने भी दार्शनिक थे, बड़े बड़े विद्वान थे, वो सारे आकर के पश्चिमी यूरोप में बसने लगे, मीन्स इटली में आकर के बसने लगे। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि उन लोगों को ये एहसास हुआ कि हमारी संस्कृति, ठीक है, हमारी संस्कृति को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ से पुनर्जागरण का आरंभ होता है। और प्रबोधन युग मीन्स जितने भी मतलब बौद्धिक वर्ग थे, जितने भी विद्वान थे, उन्होंने परंपरा से हटकर तर्क और विश्लेषण पर ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, मीन्स विज्ञान की खोज होने लगी, तर्क पे बात होने लगी। ये नहीं कि हमारी संस्कृति में ये लिखा है तो यही होनी चाहिए, वो तर्क पे बात करने लगे। तो एक ये हो गया, और एक जितने भी लोग थे, ठीक है, वो लोग व्यापार करने के लिए नए नए मार्गों की खोज करने लगे। जोग्राफिकल डिस्कवरी शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि उस समय तक जो समुद्री मार्ग था उसको खोजना इतना भी हार्ड नहीं था। क्यों? ठीक है, क्योंकि 15वीं-16वीं सदी में, ठीक है, 15वीं से 16वीं सदी में जो दिशा सूचक होता है, जो मैप होता है, ठीक है, उसका आविष्कार हो चुका था गाइस, जिसके ज़रिए वो लोग ये इसकी खोज कर सकते थे। ठीक है, तो आप लोग को आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इस प्रकार उत्पन्न परिस्थितियों के कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापारी भारत और इंडोनेशिया आइलैंड के लिए और अधिक सुरक्षित समुद्री मार्गों की तलाश करने लगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया गाइस, ठीक है, नए समुद्री मार्गों की खोज का पहला कदम क्या था? पुर्तगाल और स्पेन ने उठाया। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा पुर्तगाली नाविक कौन था? एक वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल का था, एक कोलंबस जो कि स्पेन का था। इन देशों के नागरिकों ने अपनी अपनी सरकारों की सहायता से भौगोलिक खोजों का एक नया युग प्रारंभ किया। ठीक है, इसी पृष्ठभूमि में स्पेन का नाविक कोलंबस जो था, जो कि स्पेन का था, ये चीज़ याद रखना गाइस कि कोलंबस कहाँ का था? वो था स्पेन का। उसने 1492 ईस्वी में भारत की खोज की। कब की थी? 1492 में। ये चीज़ याद रखना गाइस कि सबसे पहले नहीं, सॉरी, भारत की खोज में वो निकला था। किसकी खोज में निकला था? भारत की खोज में निकला, परंतु वह भटक कर अमेरिका चला गया गाइस। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। सबसे पहला अगर भारत की खोज के लिए कौन निकला था तो वो कोलंबस निकला था, जो कहाँ का था? स्पेन का था। कब? 1492 ईस्वी में। लेकिन वो भटक कर अमेरिका चला जाता है गाइस। ठीक है, देखिए अगला देखिए 1498 ईस्वी में, अब देखिए पुर्तगाली नाविक, 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक जो था वास्को डी गामा, उसने एक नए समुद्री मार्ग की खोज की, जिससे वह उत्तमाशा अंतरिक्ष कैप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए भारत के कालीकट में पहुंचा। देखिए, भारत की खोज किसने की थी? तो वो वास्को डी गामा ने की थी। कब? 1498 ईस्वी में।
ठीक है। और कहाँ पे वो पहुंचा था? कालीकट में पहुंचा था केरल के। मैं आप लोगों को मैप में भी दिखाऊंगी। देखिए उत्तमाशा, देखिए अगर ये पूछा जाए कि उत्तमाशा अंतरीप कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, तो कैप ऑफ गुड होप की खोज जो की थी वो की थी बार्थोलोम्यू ने, कब? 1488 ईस्वी में। और इसी से वो होकर के, इसी रास्ते से वो होकर के वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था? भारत पहुंचा था। तो अब हम मैप में देख लेते हैं गाइस, ठीक है, कोलंबस का और वास्को डी गामा का। देखिए, तो ये जो मैप है ये कोलंबस का है, ये याद रखना, ये कोलंबस का है देखिए। और ये जो है ये है वास्को डी गामा। कहाँ लिख दूँ? वास्को डी गामा, ठीक है। तो देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया जो कोलंबस था वो 1492 ईस्वी में भारत की खोज में तो निकला, परंतु वह भटक कर कहाँ चला गया था? अमेरिका चला गया था गाइस। देखिए, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। वो भटक करके अमेरिका चला गया था, देखिए अमेरिका। और जबकि जो वास्को डी गामा था, देखिए वो पुर्तगाली यात्री था, वो पुर्तगीज यहाँ से निकल के वो कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से, देखिए यहाँ है आपका कैप ऑफ गुड होप, इसके रास्ते से होते हुए ये 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट पहुंचता है। कालीकट कहाँ है गाइस? केरल में है। तो आप लोग एक बार इस मैप में देख लीजिए, इसमें आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। तो मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ पहले। देखिए, तो अभी हमने क्या पढ़ा? देखिए यहाँ पे ये आपका जो एरिया है ये एक पुर्तगीज और एक स्पेन, ये है स्पेन और ये वाला इलाका है पुर्तगीज, ठीक है। आप लोग थोड़ा जूम करके देख सकते हो। तो अभी मैंने क्या बताया, जो स्पेन का नाविक था, ठीक है गाइस, जो स्पेन का नाविक था कोलंबस, वो 1492 ईस्वी में भारत की खोज में तो निकला, ठीक है, परंतु वो भटक कर कहाँ चला गया? वो अमेरिका यहाँ से सीधा चला गया, ठीक है गाइस। लेकिन अगर हम पुर्तगाली यात्री जो वास्को डिगामा था, ये इधर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ। देखिए, पुर्तगाली जो यात्री था वो यहाँ से, वास्को डिगामा यहाँ से निकलता है, यहाँ पे आपका है कैप ऑफ गुड होप, ठीक है, यहाँ होता हुआ वो भारत की कालीकट पहुँचता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया आया होगा, ठीक है। कालीकट जो है वो केरल में, वहाँ पे जब हम पुर्तगीज़ की बात करेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगी जो वास्को डी गामा था उसकी हेल्प किसने करी थी, कैसे कैसे वो गया था, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि रियल भारत की खोज किसने की थी, तो वो की थी वास्को डी गामा ने। लेकिन सबसे पहले वास्को डी गामा से भी पहले खोज करने के लिए कौन निकला था? वो कोलंबस निकला था, जिसने अमेरिका की खोज कर दी। तो आज के लिए इतना ही समझते हैं। फिर अगर आज ही मैं आप लोगों को सारा कुछ बता दूंगी तो बाउंस करने लगेगा, ठीक है। तो हम कल की क्लास में देख लेंगे द अराइवल ऑफ पुर्तगीज, ठीक है। पुर्तगालियों का आगमन कल की क्लास में देखेंगे, पुर्तगाली का आगमन, ठीक है। तो कल की क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइज, सो आप लोग बने रहना मेरे साथ। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है, और अपनी फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब भी करना, सॉरी शेयर भी करना, और जो नए हो वो सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ लाइक करना, ठीक है। मुझे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है लाइक करने से, ठीक है। इस तक के लिए थैंक यू, बाय।